गुड मॉर्निंग। आज हम मैनेजमेंट का 10th चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ निगमीय नियोजन तथा वातावरण विश्लेषण। इसमें कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस। लास्ट टाइम हमने प्लानिंग ख़त्म किया था। जब हमने प्लानिंग पढ़ा तो हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा कि प्लानिंग क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके मान्यताएं क्या हैं, ये हमने देखा। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है वो है निगमीय नियोजन यानी कॉर्पोरेट प्लानिंग। इसका अर्थ क्या है या इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं। तो निगमीय नियोजन को अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो निगमीय नियोजन जो है पूरी संस्था का नियोजन करने की प्रक्रिया है। ये मतलब इसके अंदर ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, वातावरण एवं परिवर्तनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं और उसके बाद जो है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान तैयार किया जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में इसको देखें तो कई लोगों ने इसको परिभाषित किया है, लेकिन जो सामान्य परिभाषा के रूप में अगर हम पूरा देखें तो निगमीय नियोजन वह प्रक्रिया है जिससे संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को एक साथ रख के किया जाता है, जिसको निर्धारित करने के लिए संस्था की शक्तियों, कमियों एवं वातावरण में होने वाले संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है कि हमारी संस्था के जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि स्वॉट एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो कंपनी की होती है और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स जो होती हैं वो वातावरण से आती हैं, यानी हमारा जो बाहरी वातावरण है उसमें। और उनको एनालाइज करते हुए हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और व्यू रचना एवं कार्य योजनाओं का निर्माण करते हैं। यानी निगमीय नियोजन जो है उसको हम सामान्य शब्दों में अगर बात करें तो संपूर्ण संस्था का उद्देश्य निर्धारित करना, उसकी स्वॉट एनालिसिस करके उसकी शक्तियों, उसकी कमियों एवं उसकी वातावरण में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर और थ्रेट्स यानी खतरों, उन सबको ध्यान में रख के जो है हम कॉर्पोरेट प्लानिंग करते हैं। कॉर्पोरेट प्लानिंग का अगर हम देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अगर हम इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पहली बात आती है औपचारिक प्रक्रिया, फॉर्मल प्रोसेस। जब हम निगम की नियोजन करते हैं तो यह एक औपचारिक प्रोसेस माना जाता है, यानी फॉर्मल ये है जिसके अंतर्गत टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठता है, जो व्यू रचनाओं पे, योजनाओं पे, नीतियों के निर्माण पर, तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर उद्देश्यों का निर्माण करता है। तो यह एक औपचारिक प्रक्रिया है, यानी इनफॉर्मल काम नहीं किया जाता, फॉर्मली काम किया जाता है। दूसरा इसमें आता है ये व्यवस्थित प्रक्रिया, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी पहले इस प्रक्रिया को अगर क्रमबद्ध चरणों के तरीके से नियोजित किया जाता है, जिसमें बाहरी एवं आंतरिक वातावरण का विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं या व्यू रचना करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। फिर सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस। वाई इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस? इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज नियोजन प्रबंध की प्रक्रिया जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि जो हम योजना बनाते हैं वो भविष्य के लिए है, और भविष्य में जब हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं तो वो पूर्वानुमान पे आधारित होती है। जो कुछ हम बनाते हैं वो वातावरण के में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, उसकी समीक्षा करते रहते हैं हम, और उसके आधार पर हम नियोजन की प्रक्रिया में परिवर्तन करते रहते हैं। ये लोचशील होती है, इसलिए इसमें परिवर्तन करते रहना आवश्यक है, क्योंकि वातावरण परिवर्तनीय है। फिर आता है व्यापक एवं एकीकृत प्रक्रिया। व्यापक एवं एकीकृत प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि सभी जब निगमीय नियोजन किया जाता है तो संस्था के सभी विभागों, उपविभागों, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन, व्यू रचनात्मक, परिचालन यानी सभी प्रकार की योजनाओं का जो है एकीकरण किया जाता है या उन सबको ध्यान में रख के जो है प्लानिंग की जाती है। फिर बौद्धिक प्रक्रिया इंटेलेक्चुअल है, मशीनों से नहीं की जाती, बुद्धि के द्वारा की जाती है, यानी यहाँ पर प्रबंधकों के ज्ञान, अनुभव, चातुर्य का जो है विश्लेषण किया जाता है या विश्लेषण हो जाता है कि वह कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं।
फिर आता है भविष्य उन्मुखी, फ्यूचरिस्टिक इसलिए है क्योंकि हमेशा नियोजन जो है वो भविष्य उन्मुखी होता है, आज के लिए नहीं किया जा रहा, फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। और फ्यूचर में घटने वाली घटनाओं, अवसरों, चुनौतियों, खतरों का पूर्वानुमान लगाया जाता है और उसके आधार पर हम नियोजन की प्रक्रिया करते हैं। फिर इसमें आता है कि ये प्रतिबद्धता का प्रकटीकरण है, प्रतिबद्धता या डिस्क्लोजर ऑफ कमिटमेंट। जब हम निगम में के नियोजन में करते हैं तो दो प्रमुख प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करते हैं। प्रथम जो है कि उद्देश्यों की पूर्ति जो है उसके लिए निश्चित नीतियाँ होंगी, प्रक्रिया होंगी, नियम होंगे और उनको अपनाना आवश्यक है। प्रथम और दूसरा जो है जिसमें संसाधनों की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया जाता है, यानी हमारे पास जो संसाधन मौजूद हैं उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना ज़रूरी है, उनका अधिकतम उपयोग करते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति करनी आवश्यक है। फिर आता है पूर्वानुमान पर आधारित। हमेशा नियोजन जो है पूर्वानुमान पर आधारित है क्योंकि ये भविष्य के लिए किया जा रहा है। भविष्य को आज की तारीख में जाना नहीं जा सकता, लेकिन उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है गत वर्षों के तथ्यों के आधार पर, और हमारे पास जो डेटा मौजूद है उन चुनौतियों, घटनाओं, संभावनाओं, खतरों, उन सबको का पूर्वानुमान लगाया जाता है जिसके आधार पर नियोजन किया जाता है। फिर जो आखिरी प्रकृति है वह निर्णयन का समावेश। इट इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग। निर्णयन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब की जाती है जब हमें चयन करना होता है। बिना निर्णय के नियोजन नहीं किया जा सकता। हमें हर कार्य करने के लिए हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं। उन वैकल्पिक उद्देश्यों में से हमें किसी सही उद्देश्य की चयन करना होता है। सही नीतियों का, सही प्रक्रियाओं का, नियमों का हमें चयन करना पड़ता है। जब भी हमारे पास एक से अधिक विकल्प मौजूद होते हैं तो हमें निर्णयन करना पड़ता है। तो नियोजन का इंटीग्रल पार्ट है डिसीजन मेकिंग या निर्णय। ये थी इसकी कॉर्पोरेट प्लानिंग की क्या उसकी प्रकृति है। अब हाँ, तो इसका महत्व, किसी भी संस्था में कॉर्पोरेट प्लानिंग का क्या महत्व है या इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहली इम्पोर्टेंस आती है व्यावसायिक संस्थाओं का बढ़ता आकार। जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी होती जा रही हैं, इनका आकार बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित है कि जितना ज़्यादा आकार बढ़ेगा उतना ही व्यापार भी बढ़ेगा, देश, प्रदेश, शहर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी जितने वातावरण हम चुनते हैं उतने वातावरणों से हमें चुनौतियां प्राप्त होती हैं, तो हमें उनको ओवरकम करना पड़ता है। फिर संस्था का व्यवस्थित विकास। ये निगमीय नियोजन संस्था के विकास के लिए या कहें उसके व्यवस्थित विकास के लिए व्यू रचना निर्धारित करता है कि आने वाले भविष्य में हम अपनी संस्था को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। फिर आता है आपकी व्यावसायिक जटिलताओं। व्यवसाय में जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। जितना ज़्यादा आपका बड़ा आकार होता जा रहा है, जितने ज़्यादा लोग काम करने वाले हो गए हैं, जितना ज़्यादा प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती जा रही हैं, उतना ज़्यादा व्यवसाय जटिल होता जा रहा है। तो हमें प्लानिंग के साथ काम करना ज़रूरी है। फिर आता है बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। जितना ज़्यादा दिन प्रतिदिन जो संस्थाओं का आकार बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर लाभ कमाने का दबाव बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा लाभ बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाएगी। यानी जब लाभ घटने लगे इसका मतलब प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। तो हमें प्रतिस्पर्धा को ओवरकम करते रहने के लिए नियोजित प्लानिंग करते रहना ज़रूरी है। फिर आता है वातावरण में खतरे एवं अवसर। वातावरण जो है सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, तकनीकी, ये सारे वातावरण परिवर्तनीय होते हैं, जिसमें जो वातावरण में रहने वाले उपभोक्ता, उसकी इच्छाएं, उसकी आवश्यकताएं, उसकी रुचियां, उसकी मान्यताएं, उसके नैतिक मूल्य, ये सब परिवर्तनशील हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए नियोजन करना पड़ता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर संसाधन सीमित हैं। हमारे पास जो भी संसाधन हैं, जो नॉन रिन्यूएबल संसाधन हैं, वो सीमित हैं। हमें उनका अधिकतम उपयोग करना ज़रूरी है। यानी संसाधन में अगर हम नियोजित तरीके से करेंगे तो हम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करेंगे और उससे अधिकतम
प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। फिर आता है उच्च वचन। उच्च वचन से मतलब है फ्लक्चुएशन। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है बिज़नेस, जितना ज़्यादा वातावरण कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, उतना ही फ्लक्चुएशंस बढ़ती जा रही है। हर चीज़ के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है और उन फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियोजन परिवर्तनशील है, उसको हमें परिवर्तित करते रहना पड़ता है। किसके आधार पर? फ्लक्चुएशंस के आधार पर। तो फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी नियोजन इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे कि एक निगमीय नियोजन क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हम जो नया इसमें बात देखेंगे वो है निगमीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक। ये बहुत ज़रूरी है। जब हम निगमीय नियोजन करते हैं, यानी संस्था का नियोजन करते हैं, उसके उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, उसकी कार्य योजना को निर्धारित करते हैं, तो हमें उन फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जो प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है संस्था का आकार। यानी संस्था का आकार बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा हम संस्था के आकार की बात करते हैं, तो जितना बड़ी संस्था होती जाती है उतना ज़्यादा उसका कार्य योजनाएं बढ़ती जाती हैं, उतना ज़्यादा उसका प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है, तो उसको उतना ही ज़्यादा वातावरण को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि संस्था का साइज़ क्या है। दूसरा इफ़ेक्ट करता है संस्था का स्वामित्व एवं प्रबंधन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। संस्था का स्वामित्व एवं प्रबंधन जो है वो भी नियोजन को प्रभावित करता है। इससे तात्पर्य है कि संस्था का स्वामित्व एवं प्रबंधन पेशेवर, शिक्षित, प्रशिक्षित लोगों के हाथ में है, जो व्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक आधार पर कार्य करते हैं। वो छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर और फिर कार्य करते हैं। तो हम कहेंगे कि संस्था जो है ये उसको प्रभावित करिए। ये निजी क्षेत्र में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राजकीय उपक्रमों में और निजी क्षेत्रों में यही फ़र्क है। राजकीय उपक्रमों में निगमीय नियोजन पूर्णतः औपचारिक होता है और कभी कभी तो कानूनी खानापूर्ति के लिए भी होता है, लेकिन निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। फिर आता है जो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता है वह प्रबंधकीय दर्शन एवं विचारधारा, यानी मैनेजरियल पॉलिसी क्या है, फिलॉसफी क्या है, अप्रोच क्या है। यानी वहाँ जो प्रबंधक काम कर रहे हैं वह किस तरह का नियोजन करते हैं। निरंकुश प्रबंधक जो है स्वयं नियोजन कर लेते हैं और दूसरों के विचारों एवं सुझावों को महत्व नहीं देते, जबकि प्रजातांत्रिक जो प्रबंधक होते हैं वे हमेशा अधीनस्थों की राय, परामर्श, सुझाव आदि को लेकर फिर उस पर अपना नियोजन करते हैं। उसके आधार पर मतलब समन्वित नियोजन करते हैं, सबकी राय, परामर्श और उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर एक जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है उतना ज़्यादा लोग उसमें काम करने वाले बढ़ते जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास शिक्षित, प्रशिक्षित, पेशेवर लोग उसमें इकट्ठे होते जाते हैं। तो उन सब का एक प्रजातांत्रिक प्रबंधक जो है उन सब का सही उपयोग करता है और उनके आधार पर नियोजन करता है। फिर एक और घटक जो प्रभावित करता है नियोजन योग्यताएं, प्लानिंग स्किल। संस्था में ऐसे कितने लोग हैं जो कार्यकुशल, अनुभवी एवं योग्य हैं, क्योंकि अगर इन लोगों के हाथ में, योग्य लोग, अनुभवी, कार्यकुशल लोगों के हाथ में आपके प्रबंध रहता है तो वह हमेशा वातावरण का सही एनालिसिस करते हैं, वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा नियोजन करते समय भविष्योन्मुखी और प्रभावशील बातों को ध्यान में रखते हैं। फिर एक और घटक जो प्रभावित करता है वह विविधता की मात्रा, डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। एक निगमीय नियोजन को ये भी प्रभावित करता है कि संस्था के कार्यों एवं उत्पादों में कितनी विविधता है। अगर कोई संस्था एक दो उत्पादों का ही उत्पादन करती है तो एक दो विभाग ही होंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा संस्था बड़ी है, जितने ज़्यादा उत्पादों का निर्माण करती है, उतने ही ज़्यादा उसमें विभाग हो जाएंगे, उप विभाग हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा प्लानिंग आपकी ज़्यादा कठिन होती चली जाएगी। फिर आता है व्यवसाय की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस। एक जटिल व्यवसाय वाली संस्था को अनेक तत्व या घटक प्रभावित करते हैं। प्रत्येक घटक के से संबंधित सूचना, तथ्य, आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं और उनका पूर्वानुमान हमें लगाना पड़ता है। फिर आता है बाज़ार की गतिशीलता। आपका बाज़ार कितना डायनामिक है, यानी
संस्था के उत्पाद जिस बाज़ार में जाएंगे उस बाज़ार में उत्पादों की मांग का पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं होता है। इसलिए क्योंकि बाज़ार गतिशील है, मांग घटती बढ़ती रहती है, बाज़ार जो है उसमें प्रतिस्पर्धा घटती बढ़ती रहती है। तो इसलिए बाज़ार की गतिशीलता भी नियोजन पे प्रभावित करती है। फिर आते हैं उत्पाद की प्रकृति, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वह प्रोडक्ट कैसा है, वह किस प्रकार के उपभोक्ता के लिए बिकेगा, औद्योगिक उपभोक्ता है या आपका मध्यस्थ उपभोक्ता है या सामान्य उपभोक्ता है। इन सारी बातों को, किसी की प्रत्यक्ष मांग होती है, किसी की अप्रत्यक्ष मांग होती है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है जब हम उत्पाद की प्रकृति की बात करते हैं। फिर आता है आर्थिक प्रणाली एवं आर्थिक नीतियाँ, यानी अर्थव्यवस्था या जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर लोचशील कानून एवं नीतियाँ होती हैं जो कि निगमीय नियोजन को सही निश्चितता प्रदान करती हैं। दूसरी ओर समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता, ऐसा कठिन होता है। तो हमें आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ, जो भी उस देश की आर्थिक नीतियाँ हैं उनको भी ध्यान में रखना, तो वो प्रभावित करती हैं क्योंकि उसके आधार पर ही हम अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। फिर तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये बहुत प्रभावित करता है नियोजन को, क्योंकि परिवर्तन, जब भी इसमें परिवर्तन की गति तीव्र होती है तो हमें उतना ही ज़्यादा तकनीकी परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि उत्पाद में परिवर्तन आज के समय में तीव्र गति से हो रहा है, क्योंकि तकनीकी परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। फिर आता है योजनाओं के बनाने एवं क्रियान्वयन की अवधि में अंतराल, यानी जब हम योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं को बनाने और उसके क्रियान्वयन में जो अंतराल है वह हमें सामान्यतः छोटा रखना चाहिए, साधारण रखना चाहिए। जितना ज़्यादा अंतराल बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा आपके नियोजन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम योजनाएं बनाएं तो उद्देश्यों को निर्धारित करें, तो उसके बनाने और क्रियान्वयन की अवधि जो है उसमें तालमेल होना ज़रूरी है। तो हमने ये इस जो अभी हमने वीडियो देखा, इसमें हमने निगमीय नियोजन की बारे में बात किया। उसकी अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका नेचर क्या है, यानी उसकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, फिर उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। आज इतना ही। थैंक यू।